नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे साथियों को, मेरे विद्यार्थियों को, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 टोटल क्वेश्चन 32 हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में जी डिवाइड है। आइए बात करते हैं नो एरर की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है देयर इज़ नॉट मैनी। बेटा, आप मैनी के बाद जब ट्रैफिक लगा रहे हैं तो बेटा ध्यान रखिए, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए, जबकि ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आप मैनी को हटाइए, मच लगाइए। बेटा दो फॉर्म होते हैं, एक होता है मच, एक मैनी। मैनी लगेगा काउंटेबल के साथ, मच लगेगा अनकाउंटेबल के साथ। और ट्रैफिक अपने आप में अनकाउंटेबल है, हटा दीजिए भाई, मच लगा दो। देयर इज़ मच ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अलोंग द स्ट्रीट, अलोंग द स्ट्रीट का मतलब होता है, स्ट्रीट माने गली, गली के किनारे बहुत ट्रैफिक है। वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। आइए दोस्तों बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? ही ले हिज लगेज। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप ले की बात करते हैं तो ले का मतलब होता है लेटाना, लेटाना, लेटना, ठीक है, या रखना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात तो अगर ले लगा रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो लेज़ होता। भाई लेज़ का मतलब क्या होगा? अभी जब मेरे पास वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, आप ये समझें, आप इस चीज़ को समझ लें कि यहाँ पे ले लिखा हुआ है तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करूँगा तो हो जाएगा लेट। ये बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे ये कन्वर्ट करना है कि साहब जी अगर ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है तब भी उस हिसाब से यहाँ पे है ना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कौन है मेरे पास? सिंगुलर। वर्ब की 5वीं फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए था लेज़ होना चाहिए था। अच्छा, सेंटेंस क्या बनेगा फिर? सेंटेंस देख लेते हैं। ही लेज़ हिज लगेज, यानी कि उसने वह अपना जो सामान है रखता है। असाइड माने एक तरफ, एंड ले डाउन और लेट जाता है। टू रेस्ट, आराम करने के लिए। फॉर अ वाइल, यानी थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीधी बात है, आंसर ए मिल गया मुझे। यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे सही है, मेरी बात सही जा रही है, लेस कर दो यार। यहाँ पे आंसर भी सही आ रहा है, सटीक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर पे चलते हैं भाई, क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 नंबर? ओहो हो, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। दी रेगुलर यूज़ ऑफ एल्कोहल, ठीक है भाई, नियमित रूप से शराब का उपयोग, ठीक है। ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज़। बेटा सबसे पहली बात तो सुन लो, जब आप क्वांटिटीज़ लगा चुके हो तो स्मॉल वर्ड यूज़ नहीं करते, लिटिल वर्ड यूज़ करते हैं। मेरा बात यहीं पे, मेरी बात ख़त्म हो जाती है। आप ये देख लो लिटिल कहाँ यूज़ लिखा हुआ है भैया? एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है, सेकंड नंबर में। ख़त्म हो गया खेल सर, ठीक है सरकार। तो ये आंसर मिल गया। आपको बता दूं मैं, क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटीज़ मात्रा की बात हो रही है। और कौन सी मात्रा है? वो लिक्विड की मात्रा है, लिक्विड। तो बेटा हम हमेशा लिटिल यूज़ करते हैं। दो बातें होती हैं, लिटिल और फ्यू। फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है लिटिल। तो यहाँ पे हमारे लिए सटीक जो आंसर जाएगा वो लिटिल वाला जाएगा। लिटिल वाला एक ही आंसर मिल रहा था हमको, कौन सा वाला मिल रहा था बेटा? ये वाला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसी को हम आंसर बोल देंगे सर। तो पढ़ लेते हैं एक बार। दी रेगुलर यूज़ ऑफ एल्कोहल, वो कहना ये चाह रहा है कि नियमित रूप से शराब का उपयोग। अब यहाँ लिखा है ओनली इन स्मॉल, नहीं बेटा ओनली मत लगाओ, फिर एवन लगाओ। एवन, एवन का मतलब होता है भी। अब बेटा एवन का मतलब होता है भी, देखना, थोड़ी मात्रा में भी। टेंड्स टू कॉज। अब बेटा ये चीज़ समझना है बेटा, टेंड्स टू कॉज मिसचीफ इन मैनी वेज। टेंड्स का मतलब क्या हो गया? प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? एक कारण। किस चीज़ का कारण प्रदर्शित करता है? मिसचीफ। मिसचीफ माने बुराई का। इन मैनी वेज, अनेकों तरीक़ों से। टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब बेटा यहाँ पे देखना, इस चीज़ को समझना ज़रा, यानी कि जो आपकी जो बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं उनको क्या करता है? डैमेज करता है, अनेकों तरीक़ों से डैमेज करता है, ठीक है सरकार। तो टेंड्स माने क्या है? ऐसा प्रदर्शित करता है, कारण है ये प्रदर्शित करने का, और बुरे तरीके से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनको डैमेज करता है। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है। इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, ठीक है। इफ़ के बाद वाला जो सेंटेंस है परफेक्ट सेंस में दिया हुआ है। आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू बेड। अरे यार नो इम्प्रूवमेंट लगाओ यार, इसका आंसर सीधा सा आंसर जा रहा है नो इम्प्रूवमेंट। क्यों? कहने का मतलब ये है भैया कि सेंटेंस में हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, और यही इसका सही आंसर होना भी चाहिए। अच्छा, ऑप्शन में ज़रा देख लेते हैं भाई। ऑप्शन में लिखा हुआ है हैड द रूम बीन ब्राइटर, तो बेटा इसके दो आंसर बन गए फिर। क्योंकि बेटा जब परफेक्ट सेंस में हम लिखते हैं, जब परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं ना इफ़ वाले रूल को, तो ये बेटा हमारे दो तरीके से कन्वर्ट होता है। एक तो जो आपके सामने लिखा हुआ इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर, दूसरे में क्या कन्वर्ट होता है? सबसे पहले हैड यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी,
तो ये वाला फॉर्म भी हमारा कौन सा फॉर्म कहलाता है बेटा? कंडीशनल सेंटेंस इफ़ कहलाता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो बेटा कि इसके 2 आंसर बन सकते हैं, क्योंकि उस हिसाब से तो सही है, नो इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए, और जब दिया है ऑप्शन में तो ये भी जाएगा। ठीक है, तो हो जाएंगे भाई। इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर, यदि कमरे में उजाला होता, आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर और पढ़ लेता, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने से पहले पढ़ लेता, और थोड़ा पढ़ लेता। 5 नंबर क्या कह रहा है भाई? चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है भाई, देख लें। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है जब तक गाना भी है ना, जब तक तुम सामने रहोगे, हैं? सुन लेना, अच्छा करना है। तो यहाँ पे सरकार यू विल हैव टू वर्क, यानी कि तुमको काम करना पड़ेगा जब तक यू आर इन द ऑफिस, जब तक तुम ऑफिस में हो। पहली बार में आंसर मिल गया यार। अच्छा, एज गुड एज का मतलब क्या होता है? उतना अच्छा जितना। इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा यार। वे में या फिर किसी और वे में, ठीक है, उसको क्या करना? डेवलप करना। तो कहा जा रहा है कि एक तरीके से कि न्यू कॉलोनाइलिज्म, यानी कि जो नवाचार है, जो नया नवनिर्माण है कॉलोनियों का, इज है, वो कैसा होता है? अ मॉन्स्टर। दोस्तों सीधा आंसर मिल रहा है, बाकी जा नहीं रहा। डेविल होगा नहीं, शैतान होगा नहीं, यानी इम्पोर्टेंट होगा नहीं। मॉन्स्टर का मतलब एक विकराल भी होता है, विकराल कह लो या विशाल कह लो, ये भी आप चल जाएगा। यानी कि जो नवनिर्माण है पुरानी कॉलोनियों का, वो एक विकराल रूप लेता है, या विकराल होता है, विशाल होता है। डेट की परसिस्ट इवन आफ्टर द डिमाइस ऑफ द फॉर्मल कॉलोनाइजेशन ऑल ओवर द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, यानी जो तीसरी दुनिया है, जिसको हम तीसरी दुनिया कहते हैं। देखना बेटा, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, जो तीसरी जो दुनिया है, उसका जो निर्माण है, कॉलोनी का मतलब जो पुनर्निर्माणकरण है, पूर्व की कॉलोनी का जो पुनर्निर्माणकरण है, वो अपने आप में क्या है? एक मॉन्स्टर है, एक आपदा है। ठीक है, बेशक वहाँ पे लगातार, देखिए, परसिस्ट इवन आफ्टर द डिमाइस, बेशक वहाँ पे कितना भी अच्छा आप कर लीजिए, लेकिन वो एक तरीके से क्या है? जैसे वही वाली बात होगी कि बंजर भूमि है, बंजर भूमि में आप पैसे लगाते जाओ, उसे सींचते जाओ, जबकि उगना कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये उसके कहने का एक मतलब था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कठिन था यार। हालांकि जब बैंक लेवल के क्वेश्चन होते हैं बेटा, एसएससी लेवल में इतने टफ कभी नहीं आते। क्या कह रहा है वो? अच्छा, सिनो पूछ रहा है, कोई बात नहीं यार। इमिनेंट का सिमो पूछ रहा है। इमिनेंट का एक ही आंसर होगा भैया, जीरा। इम्पेंडिंग, जीरा। अच्छा, इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? इम्पेंडिंग का मतलब होता है घटित होने वाला, बिल्कुल घटना उसकी घटित होने वाली है, उसे बोलते हैं। इमिनेंट माने होता है करीब। अच्छा, ये वाला जो इमिनेंट है, इसका मतलब प्रसिद्ध होता है। इमीडिएट पता ही है तुमको। फ्यूचर माने भविष्य, और इम्पेंडिंग बता चुका हूँ मैं आपको। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या कह रहा है यहाँ पर भी? सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ भैया। क्या कह रहा है वो कह रहा है सर, एब्निकेशन का जो मतलब होता है बेटा, इसका एक बड़ा प्यारा वर्ड है, ये जो एब्निकेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा एक तरीके से सेल्फ डिनाइल, मतलब रिजेक्ट कर देना किसी चीज़ को। तो सेल्फ डिनाइल ज़्यादा बेटर है। अच्छा, सेक्रीफाइस कभी नहीं होगा, बलिदान नहीं होगा, इसके स्वयं का बलिदान या स्वयं प्रशंसा, ये भी नहीं होगा। सेल्फ क्रिटिकिज्म, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका सीधा आंसर बेटा, जो तो रट्टा मारने वाली बातें हैं, ये तो आपको रट्टा ही मारनी है, क्योंकि मीनिंग कहीं से भी पूछ लेता है वो। अच्छा, अगला क्या कह रहा है? अपोजिट पूछ रहा है। बेनिस माने गायब होना होता है यार, गायब होना या रोक देना भी होता है, तो अलाउ कर दो इसका। एलिमिनेट माने तो होता है बिल्कुल बाहर कर देना, ख़त्म कर देना, टोटली फिनिश कर देना, तो ये तो सिनो हो जाएगा बेनिस का। फॉरबिड माने मना करना होता है। डाउटफुल का मतलब होता है एक तरीके से, क्या हो गया उसका? डाउटफुल का मतलब हो गया संदेह से भरा हुआ। अलाउ माने अनुमति देना, हर चीज़ की अनुमति देना, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन जा रहा है अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 10 नंबर का कह रहा है सर, रेट्रोग्रेड। हाँ, रेट्रोग्रेड या प्रोग्रेसिव यार, इसका उल्टा हो जाएगा प्रोग्रेसिव। भाई सीधी सी बात है, आप यानी कि देखो भाई, यहाँ इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, रेट्रो माने पुराना, ग्रेड माने अपडेट, जो पुरानी चीज़ का क्या करना सर? अनुकरण करना। तो सर पुरानी चीज़ों पर जाना है कि आगे बढ़ना है, तो प्रोग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एग्रेसिव तो पता ही आपको, गुस्सा करना। ठीक है, इसमें ये देखो पुनिटिव लिखा हुआ है, ये जो पुनिटिव है ना, इसे पुनिटिव कह लो, पुन्यूटिव कह लो, या फिर पनिटिव कह लो। पनिटिव कहोगे तो ज़्यादा वर्ड है, क्योंकि ये पनिश से बना हुआ है। ठीक है, पनिश से बना हुआ है ये वर्ड, पनिटिव, तो ये पनिटिव ज़्यादा वर्ड है। प्यूनिटिव तो नहीं कहेंगे अपने इसको, एक तरह से बोल सकते हो आप सजा याफ्ता।
यानी कि सजा सजा वाली चीज़। अच्छा, स्टबबोर्न का मतलब क्या होता है? स्टबबोर्न का मतलब जिद्दी होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ईडियम फ्रेज है बेटा, आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, यानी कि आग लगाने की कला, आतिशबाजी की कला। क्या बोलेंगे भाई? पायरोटेक्निक हो गया। पायरोटेक्निक का मतलब यही होता है, आग आग लगाने की कला। अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है मेटाफोमिस, माफ़ कीजिएगा, मेटामोफोसिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब हो जाएगा कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस, यानी कि एक तरीके से पूर्ण रूप से बदलाव कर देना। आप बोल सकते हो सर बदलाव। अच्छा, उसमें देखें पोर्नोग्राफी तो पता ही है तुमको यार, जो बच्चों के साथ जो यौन हिंसा होती है उसको बोलते हैं आप लोग। अच्छा, आगे क्या लिखा है? डी नंबर में लिखा हुआ है सर कनकरेंट का मतलब क्या हो गया यार? सीधी सी बात है यार, को इंसिडेंट, यानी कि एक तरीके से क्या हो गया सर का? को इंसिडेंट को आप क्या बोलोगे एक तरीके से? इत्तेफाक, बिल्कुल सही बात, इत्तेफाक बोलोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रेज देख लेते भाई, पार्डन और गिवननेस फॉर ब्रेकिंग रिलीजियस लॉ। अरे यार, यानी कि कुल मिला के क्या कहने की कोशिश हो रही है? पार्डन माने क्षमा, क्षमा करना, लेकिन सर रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब कि धार्मिक रूप से उसको क्षमा कर देना, तो वो क्या होता है? हमारा रिमिशन होता है। रिमिशन माने होता है धार्मिक क्षमा, धार्मिक क्षमा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सर मोस। मोस का मतलब होता है बेटा रीति रिवाज। ठीक है, इसे हम कस्टम्स भी कहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कस्टम्स कहते हैं तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं बेटा। रीति रिवाज, रीति रिवाज बोलोगे आप इसको। माफ़ कीजिएगा, कस्टम्स नहीं, कस्टम केवल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे देखें भाई, पेरिनियल। पेरिनियल बड़ा अच्छा वर्ड है सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब हो जाएगा डैट विच इज़ एवर लास्टिंग, मतलब जो अंत में बच जाए, अंत में जो बच जाए उसे बोलें सर। ठीक है। अच्छा, ओ हो डेक्सटेरियस। डेक्सटेरियस का मतलब हो जाएगा एक तरीके से कुशल। ठीक है, दक्ष, कुशल। आगे बढ़ते हैं सर, क्या करें यहाँ पे भी सर फ्रेज बताना है हमको। वन ऑफ द लार्ज लैंड मासेस ऑफ द अर्थ। यार कंटेंट, ये तो भाई सीधा आंसर रखा हुआ है, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट प्रायद्वीप होता है, प्रायद्वीप यही आंसर है सर। अच्छा, वाइनफॉल। वाइनफॉल का मतलब होता है अनएक्सेप्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, मतलब एक तरीके से जो ऐसे काम जो बन नहीं रहे हैं और वो अचानक से बन जाए। ठीक है, किस्मत। हाँ, एफ्यूमिज्म का मतलब हो जाएगा भैया बॉम्बस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब जो जिस तरीके से लिखते हैं ना लोग बाग, बड़े प्यारे से लिखते हैं और ऐसे ऐसे लिखेंगे और ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे लिखेंगे स्टाइल में। उस स्टाइल से, अलग अलग स्टाइल से लिखने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं? यूफिमिज्म बोलते हैं। ठीक है। नन्नटी का मतलब तो लिख लो यार, सीधी बात है यार, क्या हो जाएगा इसका? नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट नहीं है सर, अमहत्वपूर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर का क्वेश्चन नंबर। ईडियम फ्रेज, अंडर द रोज। अरे यार, अंडर द रोज, मैं वैसे आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका बहुत बार पेपर में आया, बहुत बार पूछा गया है अंडर द रोज। और जब पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है अंडर द रोज का सीक्रेटली, सीक्रेटली चुपचाप। क्वेश्चन नंबर देख लेते तो भैया आगे, इचिंग पाम। अरे यार, यानी कि खुजली होना, रिश्वत। इसका सीधा आंसर हो जाएगा रिश्वत। ठीक है, कार्विंग फॉर ब्राइब। बेटा रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे 16 नंबर क्या कह रहा है भैया? फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, सीधा ऊपर रखा हुआ है जेलस, दूसरा सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। 17 नंबर क्या कह रहा है? रॉन्गली स्पेल्ड। अरे यार, अकोमोडेशन की स्पेलिंग 4th नंबर पे ये रखी हुई है। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? लिविंग। अच्छा, ऐसे हिंदी में बताया तो रैन बसेरा बोलते हैं। चलो, रैन बसेरा। ठीक है, जो गवर्नमेंट बनाती है ना बेसहारा लोगों के लिए, रैन बसेरा बोलते हैं उसको। अकोमोडेशन, लिविंग क्वार्टर्स बोल दो आप, ज़्यादा बेटर है। 18 नंबर देख लो भैया। ओहो, दी नर्मदा डैम प्रोजेक्ट। भैया ऊपर वाला और नीचे वाला, पहला और छठवा तो हमारा बिल्कुल सेम फिक्स है, PQRS को सेट करना है। तो भाई सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो ज़रा, दी नर्मदा डैम प्रोजेक्ट। आगे मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब मुझे कहाँ मिल रही है बेटा? आर में मिल रही है। यार आंसर मिल गया यार, आर वाला देख लो कहाँ है जरा आंसर। ये मिल गया भैया आंसर मुझे, RPSQ। आओ पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, क्या आंसर मिलेगा मुझे? RPSQ। भैया मुझे सीधा सा नज़र आया कि मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक जगह हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रही थी। कनेक्ट कर लो इसको। द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट विल डिस्प्लेस। तो नर्मदा डैम प्रोजेक्ट है, बांध का जो प्रोजेक्ट है, डिस्प्लेस माने उसे स्थानांतरित किया जाएगा। सम पीपल, कुछ लोग, मैनी ऑफ हुम,
उनमें से कुछ लोग यानी उनमें से अनेकों क्या हुआ भाई, हैपन टू बिलोंग टू सम ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। बेटा ये वाला जो वर्ड है ना, इसको रट्टा मार लेना, डिप्राइव्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। डिप्राइव ऑफ का मतलब क्या होता है भैया, डिप्राइव का मतलब होता है ऑब्टेनिंग। ऑब्टेनिंग का मतलब एक तरीके से प्राप्त करना होता है या पाना होता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, नर्मदा डैम प्रोजेक्ट विल डिस्प्लेस, नर्मदा डैम प्रोजेक्ट है वो डिस्प्लेस होगा, अपनी जगह से हटाया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। अच्छा स्थानांतरित होगा तो क्या हुआ भाई, सम पीपल, कुछ लोग मैनी ऑफ हुम। अब बेटा देखना, मैनी ऑफ हुम, वो हुम क्यों लगाते हैं हम, जब हुम तब लगाते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो हम अब जो हुम लगाए ना, इसको आगे को पढ़ लो जरा, अब वो क्या कह रहा है, हैपन, हुम हैपन। अब बेटा इसी चीज़ को बस समझने वाला मैटर यही है, ये हुम लगाया गया लोगों के लिए, मैनी ऑफ हुम यानी इसका मतलब लोगों में से अनेक जो या जिनको, हैपन टू बिलोंग जो संबंधित हैं, संबंध रखते हैं, टू सम ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के एक विभिन्न पक्ष से जो लोग आते हैं, उनसे जो संपर्क करते हैं, यानी जो उनसे संबंधित हैं, तो उनकी वजह से क्या किया जाएगा, जो नर्मदा डैम प्रोजेक्ट को डिस्प्लेस किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य है। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट में सही लग रहा है दोस्तों, मुझे ज़्यादा कुछ उसमें खास लग नहीं रहा, बस सही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें क्या बताना है, एक्टिव बॉयज़ है यार, अरे यार एक्टिव बॉयज़ है यार। डैट दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर, यानी पैसिव में है, एक्टिव बनाना है, तो बेटा माई ग्रैंडफादर को आगे ले लो और वॉज गिवन इसकी जगह लिख दो माई ग्रैंडफादर गेव। तो बेटा मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, उसी को हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव बनाते हैं। तो आप देख लो ज़रा, पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस लग रहा है आपको, ये लग रहा है, पहले ही लग रहा है, हो गया आपका आंसर। आइए सरकार दूसरा देख लेते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है, नरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों ये तो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द प्रोफेसर सैड हैव यू क्लियर्ड योर लास्ट सेमेस्टर पेपर्स। बेटा यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दी, इंटरोगेटिव आ गया। इंटरोगेटिव आता है तो जो इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दो चीज़ लगाते हैं, या तो इफ़ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं, ये दो में से कोई एक ही लगाते हैं, ठीक है। तो आप देखो ज़रा, इफ़ और वेदर कहाँ लगा है, इफ़ और वेदर सभी में लगा है। तो अब आगे पढ़ लेते हैं। अब जो यू को चेंज किससे करेंगे बेटा, यू को चेंज करते हैं हम हमेशा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट दिया नहीं, और जब ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया नहीं है तो बेटा अब मेरे पास दो चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, या तो मैं इसे आई बना के लिखूँ या फिर मैं इसे ही बना के लिखूँ, या तो मैं इसे आई बना के लिखूँ या फिर मैं ही बना के लिखूँ। तो मैं इसे आई बना के लिखूँगा क्योंकि ही वाला सेंस द प्रोफेसर ने क्लियर कर दिया, ठीक है। जब थर्ड पर्सन मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है तो मैं फर्स्ट पर्सन का सहारा लूँगा। तो भाई मैं फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग देख लो ज़रा, आई किस में आ रहा है, तो भाई आई तो मेरे पास सभी में आ रहा है, लेकिन हैव का हेड हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे एक ही ऑप्शन मुझे मिलता है और वो है सेकंड नंबर का, जी आंसर हो गया दोस्तों। द प्रोफेसर आस्क्ड इफ़ आई हैड क्लियर्ड माय प्रीवियस सेमेस्टर पेपर्स। प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि मैंने अपने जो प्रीवियस सेमेस्टर पेपर्स हैं उनको क्लियर किया या नहीं किया, पास किया नहीं किया। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है, पार्ट बी में चलते हैं दोस्तों। इट इज़ टाइम यू, ठीक है, इट इज़ टाइम यू डिसाइड। बेटा यू डिसाइड नहीं होगा, यू डिसाइडेड होगा। नियम कहता है साफ साफ कि जब आप इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम का यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस लिखना है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस नहीं लिख पा रहे तो 2+B1 फॉर्म लिखना है, ठीक है बेटा, दो चीज़ लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड, यही समय है, यू डिसाइडेड, तुम निर्णय लो। ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अपने अगले कदम का, अपने अगले बात का, पक्ष का। चलो भाई, यू आर क्वाइट क्लिनिकल। अच्छा हा सियाणा बोलते हैं इसको अपन, तुम बिल्कुल सियाणे हो बेटा। क्लिनिकल का मतलब होता है सियाणा। यू आर क्वाइट क्लिनिकल व्हेन यू से डैट द रीज़न वाई, ठीक है। जब यू से तुम कहते हो डैट की द रीज़न वाई, कारण है क्यों, वी हैव सच अ लार्ज टर्न आउट, वी हैव, बेटा देखना, वी हैव सच अ लार्ज टर्न आउट। अब इज़ बिकॉज, यार जब तुम द रीज़न बाय लगा चुके हो तो बिकॉज की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब देखना, द रीज़न वाई इज़, ऐसे पढ़ना बेटा। अब इस सेंटेंस में बड़ा झोल है।
यू आर क्वाइट काइनिकल, यानी कि तुम बिल्कुल चतुर हो। वैन जब, यू से तुम कहते हो, डैट की द रीज़न वाई इज़, यहाँ एज बढ़ना बेटा, कारण है क्यों, इज़ है, वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स, भाई हम क्यों सेवा कर रहे हैं, क्यों सेवा कर रहे हैं रिफ्रेशमेंट्स में। तो भाई देखना भाई, वी हैव सच अ लार्ज टर्न आउट, भाई हमारे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है पैसा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वैसे सेंटेंस में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस पढ़ने का एक तरीका था एक अलग स्टाइल में। चलो भाई 3 नंबर एरर, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। अरे यार एक बात बताओ भैया, जब तुम यहाँ सीट्स लिख रहे हो तो इट्स क्यों लगा रहे हो, देयर लगाओ ना यार, ऑडियंस के अकॉर्डिंग देयर लगाओ। तुम प्लूरल लिख रहे हो भैया, इट्स के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म आता है, सिंगुलर नाउन लिखा जाता है नॉन लिविंग के लिए। देयर के बाद में देयर हुआ, अवर हुआ, देयर हो जाए, अवर हो जाए, योर हो जाए, इनके बाद में सोचा जा सकता है भैया प्लूरल लगाने का। प्लूरल नाउन तभी आता है। तो ये इट्स क्या था, मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव था, इट का होता है जिसकी कोई वैल्यू यहाँ थी नहीं। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या कह रहा है वो, दी ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, ऑडियंस को, श्रोताओं को निवेदन किया गया टू बी इन इट्स सीट्स, नहीं भैया देयर सीट्स, यानी कि बने रहने के लिए अपनी अपनी सीटों पर, एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक, और जो ट्रैक है उससे दूर रहने के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सी कैन कॉप अप, हा कॉप अप विथ नहीं होता, सिर्फ कॉप विथ होता है, रट्टा मार लेना बेटा इस चीज़ को। कॉप विथ होगा जिसका मतलब होता है टू हैंडल, यानी कि टू हैंडल का मतलब क्या हो गया भैया, एक तरीके से टू हैंडल समथिंग या समबडी, किसी को नियंत्रित करना, ठीक है। सी कैन कॉप विथ एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि वो कर सकती है, हैंडल कर सकती है किसी भी कठिन समस्या को, परेशानी को, एज, क्योंकि सी इज़ अ ब्रेव हार्ट, क्योंकि वो बहादुर दिल की लड़की है। चलो भाई आगे बढ़ते, बहादुर दिल की है, आगे बढ़े। इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट डिजर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा है ना मोटरिस्ट, इसका मतलब हो गया मोटर कार चलाने वाले लोग, ठीक है, मोटर कार चलाने वाले लोग। यदि मोटर कार चलाने वाले लोग डू नॉट डिजर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, अगर वो उसके लायक नहीं हो सकते हैं, यानी नहीं होते हैं, नहीं बनते हैं या नहीं होते हैं, दे विल बी स्टॉप टिकट एंड हैव टू पे अ फाइन। यार एक पहली बात तो सुन लो इधर, पहले मेरी बात, इफ़ के बाद में कभी डू नॉट और डज नॉट नहीं लगाते हम, सबसे पहली बात, ठीक है। तो यहाँ से हटा दो, ए नंबर का आंसर इसमें क्लिक हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर चला गया हमारा। चलो भाई आगे बढ़ो भाई, क्या कह रहे हैं, क्या हो जाएगा, इफ़ मोटरिस्ट ऑफ, अच्छा ऑब्ज़र्व लिखा हुआ, माफ़ करना, ऑब्ज़र्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, यदि जो वाहन चलाने वाले हैं ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं ट्रैफिक रेगुलेशंस को, नियमों को, दे विल बी स्टॉप, उनको रोका जाए, टिकट स्टॉप टिकट, और उनका टिकट काटा जाए, एंड हैव टू पे, उनको चुकाना पड़ेगा, क्या चुकाना पड़ेगा, फाइन। आगे बढ़ते हैं भैया। द पुलिस शुड एक्सरसाइज द अथॉरिटी विथ लिटिल बिट, आ लिटिल बिट लगाओ यार, सीधी बात है बेटो, आ लिटिल बिट लगाओ, आ लिटिल बिट ऑफ सेंसी क्या लिखा हुआ है ये भाई, स्पेलिंग गलत है। ओहो, ये एंड इन्होंने ज़बरदस्ती जोड़ दिया बेटा, एंड और इसमें अंतर है। अपन बोलते हैं ना सेंसिटिव बोलते हैं, तो वो सेंसिटिव वाली जो बात है ना, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ सेंसिटिव, और उसमें लिख दिया है विटी। देखो सेंसिटिव हो गया, उसमें विटी जोड़ दिया, और ये एंड अलग से है, तो एंड और ये इन दोनों को जोड़ के मत चलना, कोई ऐसी कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है। ह्यूमैनिटी, द पुलिस शुड एक्सरसाइज, यानी पुलिस को अभ्यास करना चाहिए, देयर अथॉरिटी, अपने अधिकारों का अभ्यास करना चाहिए, विद अ लिटिल बिट ऑफ, थोड़े से। अब देखो सेंसिटिविटी यानी कि एक तरीके से गंभीरता पूर्वक, एंड ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी माने और मानवता पूर्वक। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्या कह रहा है, दी फादर फॉरवर्ड हिज सन। बेटा जब आपने फॉरवर्ड लगा दिया ना तो समझ जाना सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो आप ये नोट क्यों लगा रहे हो, हटाओ इसको। दी फादर फॉरवर्ड हिज सन, पिता ने अपने बेटे को अनुमति नहीं दी, टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन, दोबारा से वो एक ही गलती करने के लिए। चलो भाई 8 नंबर देख लो भाई क्या कह रहा है, आई सजेस्टेड दैट सी शुड स्टे एट होम, ठीक है, इफ़ इट रेन बट सी डज नॉट गिव एनी आंसर। भाई सीधी बात यह है कि तुमने पूरा सेंटेंस तो बक दिया गाई में पास्ट में, और आगे दे दिया तुमने क्या, आगे तुमने सीधा सीधा पटक दिया डज नॉट। तो भैया ऐसा पाप क्यों कर रहे हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो सब सरकार,
ऐसा गुनाह ही क्यों कर रहे हो? तो इस गुनाह के बचने के लिए काम करो, ये डस नॉट हटा दो, और यहाँ पे एक काम करो, लगाना ही तो डिड नॉट लगा दो। देखो भाई, यहाँ शुड लगा रहे हो, ठीक है, उसके बाद में देखो रेन लगा रहे हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हो, तो आगे क्यों ऐसा कर रहे हो भैया? प्रेजेंट, पास्ट में प्रेजेंट क्यों घुसेड़ लाए? तो साफ सेंटेंस क्या हो जाए? आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, डैड की सी शुड स्टे एट होम, उसे घर रहना चाहिए। इफ़ यदि इट रेन, बारिश होती है यदि, बट लेकिन सी डिड नॉट गिव एनी आंसर, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, 9 नंबर, अवर टीचर एम्फेसिस ऑन, बेटा ऑन नहीं लगाओ, सीधी बात है, एम्फेसिस के साथ कोई प्रीपोजिशन मत लगाओ। हमारे अध्यापक ने हमें प्रेशर किया, क्योंकि एम्फेसिस लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया प्रेशर ऑन, ठीक है, लो लिख लो, छोटी सी बात लिखा देता हूँ, प्रेशर के साथ ऑन एक ही मतलब होता है। अवर टीचर एम्फेसाइज्ड, ठीक है, ऑन हटा दो, द यूज़ ऑफ करेक्ट ग्रामर, हमारे अध्यापक ने जोर दिया सही व्याकरण के उपयोग को। 10 नंबर, द लेबर्स, लेबर्स माने क्या होता है बेटा? मजदूर या कर्मचारी। रिलैक्स, आराम करते हैं, बिटवीन 4 PM, अभी बिटवीन के साथ प्रीपोजिशन, माफ़ करना, प्रीपोजिशन नहीं, इसका जो जोड़ा चलता है कंजंक्शन फॉर्म है जी, ठीक है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। तो वही क्या कह रहा है? द लेबर्स रिलैक्स, जो लेबर्स यानी मजदूर हैं, आराम करते हैं, आराम फरमाते हैं, बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, 4 बजे और 5 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं भाई, 11 नंबर क्या कह रहा है? यू कैन स्केल द हाई पीक, बेटा जब भी तुम किसी पहाड़ पे चलोगे स्केल लगाओगे, ठीक है, और कुछ मत लगा देना, गलत हो जाएगा। यू कैन स्केल दिस हाई पीक, तुम चढ़ सकते हो या नाप सकते हो, बेटा नापना होता है, तुम नाप सकते हो इस ऊंची चोटी को, प्रोवाइडेड बशर्ते हैं, यू विल वियर, ओहो भैया सीधी बात है यार, क्यों लगा रहे हो बेटा? जब तुम्हें ये बात होता है, यहाँ पे बिल लगाने की जरूरत ही नहीं, तुम पहनोगे कि तुम पहनते हो, बशर्ते तुम पहनते हो द राइट काइंड ऑफ शूज़, सही प्रकार के जूते पहनते हो तो नाप सकते हो तुम किसको? ऊंची चोटी को नाप सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भैया, क्या कह रहे हैं? 12 नंबर क्या कह रहा है? नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वर asleep when the injured was brought to the hospital। यार सेंटेंस में गलती लगी नहीं रही, नाइदर के बाद में दी डॉक्टर ठीक है, नॉर के बाद दी नर्सेस ठीक है। अच्छा, नॉर के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग चलती है हेल्पिंग वर्ब, वो भी ठीक लगी है। अस्लीप ठीक है, वैन ठीक है, द इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी, वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। या सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसका आंसर दो डी, कोई गलती नहीं सेंटेंस में। तो भैया पढ़ लो एक बार, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस, ना तो डॉक्टर ना ही नर्सेस, वर अस्लीप मतलब कि सो रहे थे, वैन जब, द इंजर्ड यानी जो घायल था, वॉज ब्रॉट लाया गया, टू द हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। भाई देख लो भाई, ख़त्म हो गया भाई। चलिए साहब, बहुत बढ़िया लगा सर, ये बहुत बढ़िया टॉपिक था अपना। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 132 नंबर का था, 123 नंबर का माफ़ करना, आप इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्र, और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे साथियों को, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 1 to 5 है, और इस सेट में एक छोटी सी गलती ये हो गई अपन से, जब इस सेट को सॉल्यूशन में दिया तो इसका पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं। तो जो पार्ट बी है वो गलत तरीके से थोड़ा सा चेक हो गया, यानी कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और एक गलत एक आंसर उसके टिक हो गए। बच्चों को नंबर भी, जो बच्चों के नंबर आने चाहिए थे वो नंबर नहीं आ पाए बच्चों के। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जब पार्ट ए का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, 20 क्वेश्चन है, पार्ट ए का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पार्ट बी का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको तब दूंगा जब मेरे पास पार्ट बी का आंसर्स आ जाएंगे, मैं बच्चों के आंसर्स दे दूंगा, तब दूंगा मैं। ठीक है, तो जो बेस्ड थोड़ा कंजंक्शन पर बेस्ड है, आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये हमारा कंजंक्शन पर बेस्ड है। तो आइए सर शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सेकंड नंबर में लिखा हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हमें कंजंक्शन को भरना है और सही तरीके से जो भी आएंगे। तो आइए सर शुरू करें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड इसको ज़रा साइड से लगा लेते हैं भाई। देखा दोस्तों, लिखा हुआ है सी वॉज इंटेलिजेंट, वह होशियार थी, ठीक है। सी वॉज पुअर, यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं दोस्तों। एक तो बताया जा रहा है पॉजिटिव
कि वो होशियार थी, दूसरे में बताया जा रहा है कि वह गरीब थी। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप की कंडीशन बनती है तो ये हमेशा कंट्राडिक्शन शो करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कंट्राडिक्शन जब शो करते हैं तो यहाँ पे एंड और बट, इन दोनों में से एक ही कंट्राडिक्शन शो करने वाला कंजंक्शन है, वो है बट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सी वॉज इंटेलिजेंट, वह होशियार थी, बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। दोस्तों दूसरा क्या कह रहा है, ही वेटेड फॉर मी, उसने मेरा इंतज़ार किया। अब इंतज़ार किया तो कब तक किया, तो जब हम टाइम के लिए बात करते हैं तो टिल और अनटिल, देखें आप ज़रा, अनलेस यूज़ नहीं करेंगे, अनलेस यूज़ करते हैं हम कंडीशनल के लिए, जब कोई शर्तबोधक बात होती है तब बात करते हैं। लेकिन अनटिल और टिल, इन दोनों का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, समय के लिए। तो भाई उसने मेरा इंतज़ार किया, कब तक किया, अनटिल आई केम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आया तब तक किया। तो इसमें दोस्तों आप क्या भर देंगे, अनटिल भर देंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए सर। दोस्तों ये वाला तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ पहले भी, एक बार और आपको बता देता हूँ कि जब आप पास्ट परफेक्ट को लिखते हैं दोस्तों, और पास्ट परफेक्ट के बाद में जब आप लगाते हैं बिफोर या फिर आफ्टर, ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो सेंटेंस होना चाहिए वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा नियम था। तो आप देख सकते हैं ये वाला पहला वाला जो सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट में है, दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आंसर हमारा बिफोर आ जाएगा। अच्छा, आफ्टर भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन आफ्टर यूज़ करने की शर्त क्या है कि पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये जब भूतकाल में दो ऐसी घटनाएं घटती हैं, भूतकाल में जब ऐसी दो घटनाएं घटी हों, जो सबसे पहले घटती है घटना, तो उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में घटती है उसे लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। ऐसी दो घटनाएं जो भूतकाल में घटी हों, ठीक है दोस्तों। तो ये उसी के ऊपर था, दी पेशेंट हैड डेड, मरीज़ मर चुका था जब डॉक्टर आया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, ये उसके कहने का भाव है। चौथा नंबर देख लेते हैं, 5 years हैव पास्ट, 5 साल बीत गए, आई लेफ्ट द कॉलेज। दोस्तों ये चीज़ थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिंस की बात हो रही है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से सुन लेना, सिंस का बहुत अच्छा नियम है। एक नियम तो ये कहता है आपसे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट रखेंगे सबसे पहले सेंटेंस में, और उसके बाद में फिर आप सिंस लगाएंगे दोस्तों, और उसके बाद में आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, जब से तब से, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान दें ज़रा, 5 years हैव पास्ट, यानी 5 साल बीत चुके हैं, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे दोस्तों, सिंस लगा देंगे। सिंस जब से आई लेफ्ट द कॉलेज, मैंने कॉलेज छोड़ा है तब से। तो आइए सर 5वां नंबर देख लेते हैं दोस्तों। नाइदर के साथ हमेशा जोड़ा चलता है नॉर का, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा संदेह वाली बात ही नहीं है। नाइदर द फादर नॉर हिज सन वॉज अरेस्टेड, ना पिता ना उसका बेटा गिरफ्तार हुआ था। आगे बढ़ते हैं 6वां नंबर दोस्तों। जब भी आपको बोथ नज़र आ जाए तो आप हमेशा एंड लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि बोथ के साथ जो पेयर फॉर्म चलता है वो एंड का चलता है। बोथ मीना एंड वीना आर ब्यूटीफुल, ठीक है दोस्तों, यानी दोनों मीना और बीना खूबसूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर दोस्तों। 7 नंबर का ऑल दो और दो का नियम है, मैं आपके सामने यहाँ लिख के बता देता हूँ। जब आप लिखते हैं यहाँ पे दो, या फिर आप लिखते हैं यहाँ पे ऑल दो, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑल दो या दो, तो आप जब भी दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो एट लगाएंगे या कोमा लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ऑल दो सी वर्क्स हार्ड, हालांकि वह कठिन परिश्रम करती है, तो यहाँ पे एट का ऑप्शन दिया है मेरे पास, तो एट लगा दीजिए। हालांकि कोमा भी लगा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एट जब एट का ऑप्शन दिया है तो एट आप यूज़ कर लीजिए। एट सी फेल्स, फिर भी वो फेल हो जाती है, असफल हो जाती है। 8 नंबर देख लेते हैं, मेक हस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पे अदरवाइज़ यूज़ होगा और कभी यूज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ अन्यथा यू विल मिस द ट्रेन, या बस तुम अपनी ट्रेन या बस मिस कर दोगे, तो ये हमेशा अदरवाइज़ के लिए फॉर्म में जाएगा। इसका मतलब होता है और एल्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि अदरवाइज़ एक तरीके से हो गया और एल्स। और अदरवाइज़ एक ही चीज़ है, अन्यथा। ये हमेशा एक शो करते हैं कंडीशन को कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर, आई वॉन्ट टू नो, मैं चाहता हूँ जानना, क्या जानना चाहता हूँ भाई। अब देखें दोस्तों यहाँ पे आ गया है आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई है। आप जानते हैं कि यहाँ पे हु और हुम के बाद तो डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा जाता है दोस्तों, हुम के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे दोस्तों, हु लगा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हु।
आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। हु हैज़ कॉल्ड आउट माई नेम, किसने मेरा नाम पुकारा। दोस्तों 10 नंबर देख लेते हैं। लिखा हुआ देखिए दोस्तों, एट आ गया, फिर से इसमें एट आ गया है दोस्तों, आप देख लीजिए। और जब हमारे पास एट दिया हुआ है तो ऑल्दो के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हालांकि इसमें दो नहीं है, सिर्फ एक ही है, ऑल्दो लिखा हुआ है। इफ़ होगा नहीं कभी भी, कंडीशनल सेंटेंस के लिए जाता है। ऑल्दो इट इज़ कॉस्टली, हालांकि यह महंगी है। एट फिर भी, वी हैव बॉट इट, हमने खरीद लिया है। 11 नंबर देख लेते दोस्तों। हार्डली, स्केसली, बेयरली, रेयरली, इन सब के बाद में सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में बनता है। तो देखो भाई, इंटरोगेटिव फॉर्म में तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन इनके साथ जो पेयर फॉर्म चलता है दोस्तों, वो कौन सा चलता है, वो वैन का चलता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका आंसर सीधा सा मिल गया, वैन। हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज, ज्यों ही हम कॉलेज पहुँचे। वैन, जब, दी बेल रंग, घंटी बज गई। दोस्तों यहाँ पर जब हम बोलते हैं ना, ज्यों ही और त्यों ही वाला जो सेंस जाता है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, नो सूनर देन का है। नो सूनर के बाद भी हम इंटरोगेटिव फॉर्म लगाते हैं, तो ये काम उसी तरह से करते हैं जैसे नो सूनर काम करता है। तो हार्डली, स्केसली, बेयरली, अगर दूसरे शब्दों में और अच्छे से डिफाइन करूँ तो आप ये समझिए, शायद ही, मुश्किल से, शायद ही या मुश्किल से हम कॉलेज पहुँचे थे जब घंटी बज गई, तो आप ये बोल सकते हैं। 12 नंबर देखिए, मेक हे। मेक हे का मतलब होता है, जो घास है वो क्या होती है, वो बनती है या उगती है। किस दौरान उगती है, तो वाइल का मतलब हो जाता है के दौरान। वाइल का यूज़ हमेशा ड्यूरिंग के सेंस में भी जाता है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे वाइल आएगा। वाइल द सन साइंस, यानी कि सूर्य चमकता है उस दौरान घास बनती है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। सी इज़ नॉट ओनली लेबरस, वह ना सिर्फ मेहनती है। तो दोस्तों यहाँ पे नॉट ओनली के साथ में आप हमेशा कौन सा जोड़ा चलाते हैं, बट ऑल्सो को चलाते हैं। तो आपको आंसर मिल गया हो गया, उम्मीद करता हूँ। ये रहा आपका आंसर, बट ऑल्सो का, बट ऑल्सो नॉटी। वह ना केवल परिश्रमी है बल्कि मेहनती भी है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। द पीपल नो, यानी कि लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, अब यहाँ पे लोग जानते हैं तो आप डेट लगाएंगे, डेट की गॉड इज़ ऑलमाइटी, कि जो भगवान है सर्वशक्तिमान। दोस्तों इफ़ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इफ़ कंडीशन पैदा करता है। यदि भगवान शक्तिशाली है या शक्तिमान है, द पीपल, लोग जाने, ऐसा नहीं है दोस्तों। भगवान शक्तिमान है, ये हम सब जानते हैं। द पीपल नो, पीपल, लोग जानते हैं। क्या जानते हैं लोग, तो वजह बताने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे डेट कि गॉड इज़ ऑलमाइटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15 नंबर। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि तुमको बिजली का तार नहीं छूना चाहिए। अब यहाँ पे बताया जा रहा है क्यों नहीं छूना चाहिए, अनलेस यू आर केयरलेस। देखना दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि तुम लापरवाही करते हो तुम्हें बिजली का तार नहीं छूना चाहिए। दोस्तों इस चीज़ को ज़रा समझें। अब आप अनलेस यूज़ करेंगे कि अनटिल यूज़ करें। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है, और यहाँ पे अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो अब कौन सी बात सटीक जा रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 16 नंबर देख लेते हैं। नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर, ज्यों ही विद्यार्थियों ने टीचर को देखा। अब नो सूनर के बाद में हमेशा दोस्तों आपको पता ही है देन लगाया जाता है, तो THAN ये इसका आंसर हो जाएगा। देन दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासरूम, उन्होंने अपनी कक्षाओं में भागना शुरू कर दिया, अपनी कक्षा में भागना शुरू कर दिया। 17 नंबर देख ले दोस्तों क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है द थीफ रन अवे, चोर भाग गया। ही शुड बी कॉट। अब देखना ज़रा दोस्तों, यहाँ पे जब आप शुड यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास लेस्ट लिखा हुआ है तो लेस्ट का यूज़ करना चाहिए हमें। द थीफ रन अवे, चोर भाग गया, कहीं ऐसा ना हो ही शुड बी कॉट, उसे पकड़ लिया जाए। दोस्तों यहाँ लेस्ट और शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, यहाँ कहने का मतलब है कि चोर भाग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह उसे पकड़ लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि चोर भाग जाए, उसे पकड़ लेना चाहिए। दोस्तों 18 नंबर बड़ा अच्छा है। यू कम आई सेल गो। दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इफ़ का सीधा सीधा नियम फॉलो हो रहा है। दो, अब यहाँ पे हम दो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ऑल्दो और दो ये दोनों कंट्राडिक्शन शो करने वाले वर्ड है। आप ऊपर वाला सेंटेंस देख सकते हैं जिसमें दो, ऑल्दो या दो का यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर में लिखा हुआ है ऑल्दो इट इज़ कॉस्टली, हालांकि बहुत महंगी है, हालांकि कीमती है। एट फिर भी वी हैव बॉट इट, हमने इसे ख़रीदा है। तो दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना दोस्तों 18 नंबर में, तो ये कंट्राडिक्शन शो नहीं कर रहा, यानी विरोध प्रकट नहीं करता। क्या लिखा है, यू कम, तुम आते हो, आई सेल गो, मैं जाऊँगा।
यदि तुम आते हो तो मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों इफ़ का यूज़ ईजिली हो रहा है, तो आप यहाँ पे इफ़ लगाइएगा, ये हमारा सही आंसर है। 19 नंबर, आइदर के साथ दोस्तों जब भी पेयर फॉर्म लगाया जाएगा तो और का लगाया जाता है, नॉर लगाया जाता है नाइदर के साथ। आइदर यू और योर सिस्टर, या तो तुम या तुम्हारी बहन, हैज़ डन इट, इसे कर चुके हैं। दोस्तों 20 नंबर देख लेते हैं। ही वुड रेदर डाई। दोस्तों जब आप रेदर डाई लगा रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा देन आएगा, यहाँ पे आप लिख लेना चाहें तो, और रेदर प्लस B1 प्लस देन प्लस B1। दोस्तों यहाँ पे हमेशा ये यूज़ होता है, रेदर B1 प्लस देन प्लस V1। यहाँ पे तुलना होती है बर्व से बर्व की। कह क्या रहा है वो, ही वुड रेदर डाई, वह मरना पसंद करेगा, देन बैग, भीख मांगने से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पार्ट ए हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और पार्ट बी के आंसर जब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास उसके बाद मैं आपको दूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।